तो जैसा कि आज हम लोग उपस्थित हैं करंट अफेयर्स को लेकर के। करंट अफेयर्स की जब भी बारी आती है हम बार बार यही जिक्र करते हैं, अगर आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो भी कंपटीशन दारोगा या पीसीएस जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत ज़रूर डालनी चाहिए। बहुत सारा चीज़ है जो सिखाता है, ज़िंदगी तो सिर्फ सीखने के लिए ही पड़ी है अभी। हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आप सभी लोगों का हमारे पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि आज हम लोग उपस्थित हैं करंट अफेयर्स को लेकर के। करंट अफेयर्स की जब भी बारी आती है हम बार बार यही जिक्र करते हैं, अगर आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो भी कंपटीशन दारोगा या पीसीएस जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत ज़रूर डालनी चाहिए। बहुत सारा चीज़ है जो सिखाता है, ज़िंदगी तो सिर्फ सीखने के लिए ही पड़ी है अभी। हम लोगों को कंपटीशन भी बिल्कुल इसी तरह होता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखिए। और करंट अफेयर्स से एक दिन की बात तो है नहीं, न्यूज़पेपर और मैगजीन, सटीक मैगजीन का अध्ययन ज़रूरी होता है। तो चलिए बार बार बात तो हम कर ही रहे हैं, आइए हम लोग बिहार करंट अफेयर्स में हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि हाल ही में जारी रामसर स्थलों की सूची में, हालांकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो रामसर स्थलों की संख्या अभी वर्तमान में 85 हो गया है, 85, जिसमें बिहार का सबसे पहला रामसर स्थल कांवर झील को दिया गया था। बाद में फिर से 2 रामसर स्थल को जोड़ा गया, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को। हालांकि अभी जो हम लोग बात अभी कर रहे हैं, रामसर स्थलों की सूची में नंजरायन पक्षी अभयारण्य को शामिल किया गया है। सवाल कहता है कि बताइए किस राज्य में यह अवस्थित है। कौन सा? तो नंजरायन पक्षी अभयारण्य, जिसको हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन में है बिहार, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। इसका आंसर है तमिलनाडु। डिस्कशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे हाल ही में रामसर साइट के रूप में इसे घोषित किया गया है। अगस्त 2024 में देखा जाए तो रामसर स्थलों की सूची में भारत के 3 नए स्थल शामिल किए गए हैं। 3 स्थल शामिल किए गए हैं, जिसमें तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के अभयारण्य जो है उसको शामिल किया गया है। तमिलनाडु में नंजराय पक्षी अभयारण्य और काजुवेली पक्षी अभयारण्य, यानी कि तमिलनाडु से 2 पक्षी अभयारण्य को यहाँ पे शामिल किया जाता है, 2। और एक पक्षी अभयारण्य जो है जलाशय को, यानी कि मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को इसमें शामिल किया गया। इस तरीके से वर्तमान में टोटल हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 3 हो जाता है। 2 हो जाएगा तमिलनाडु से और 1 हो जाता है मध्य प्रदेश से। रामसर स्थलों की संख्या भारत में 85 हो गई है वर्तमान में। और रामसर स्थलों की सर्वाधिक संख्या अगर आपसे पूछे, रामसर स्थलों की सर्वाधिक संख्या, तो सर्वाधिक संख्या जो है वो तमिलनाडु में है। संख्या अगर पूछे तो 18 हो जाएगा। सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में है, सर्वाधिक संख्या। और सर्वाधिक के बाद जो दूसरा स्थान आता है, यानी कि पहला स्थान तमिलनाडु का और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का आता है। और उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल जो है वो शामिल किया गया। नंजराय पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में तिरुपुर ज़िले में है। यहाँ पे तिरुपुर ज़िले में है। सबसे पहले अगर भारत की बात किया जाए तो सबसे पहला रामसर स्थल घोषित किया गया वो चिल्का झील को। सबसे पहले चिल्का झील को घोषित किया गया। आपसे अगर पूछे कि सबसे बड़ा कौन सा रामसर स्थल है, तो यह सुंदरवन का डेल्टा हो जाएगा। सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है वह हो जाएगा सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा कौन होगा, क्योंकि सुंदरवन का डेल्टा यह भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है,
तो सबसे छोटा जो रामसर साइट है वह रेणुका हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? वह रेणुका हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न यहाँ पे कहता है कि हाल ही में दादर, पनवेल, कांदिवली और दहिसर रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में, कौन सा? तो अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया है। ये कौन से राज्य से संबंधित है? पूछा जा रहा है आपसे कि अमृत भारत स्टेशन योजना में जो शामिल किया गया है किसको? दादर को, पनवेल को, कांदिवली और दहिसर रेलवे स्टेशनों को। आपसे सवाल पूछता है कि बताइए किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन में 4 दिया रहेगा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु। तो चलिए हम लोग आंसर की बात करें तो आंसर इसका बी हो जाता है। महाराष्ट्र से ये जो रेलवे स्टेशन जो है यह संबंधित हो जाता है। कहाँ से? महाराष्ट्र से हो जाएगा। तो अगस्त 2024 में महाराष्ट्र के दादर, पनवेल, कांदिवली और दहिसर रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल कर लिया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना आखिर है क्या? तो यह देश में रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है। यानी कि बहुत ऐसे रेलवे स्टेशन है जिसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए रेलवे मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया एक क्या है? एक योजना हो जाता है, एक प्लान हो जाता है ना, जिसकी शुरुआत वर्ष 2023 में किया गया। जिसकी शुरुआत वर्ष 2023 में किया गया। और इस योजना का उद्देश्य अगर देखा जाए तो उद्देश्य इसका रेलवे स्टेशनों को बेहतर यात्री सुविधाएं प्रदान करना और बेहतर यातायात संचालन के साथ आधुनिक और अच्छी तरह से सुसज्जित केंद्रों में बदलना इसका उद्देश्य हो जाता है। प्रमुखता, वैज्ञानिकता, है ना, और यात्रियों को ध्यान में रख के इस प्लान को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। योजना के साथ साथ आपको जितना भी नेशनल मतलब राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ और साथ ही साथ अगर बिहार में हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार का करंट अफेयर्स, तो बिहार में भी जो नियुक्तियाँ हैं, जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ हैं, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न कहता है हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, राहुल नवीन, नवीन कुमार, नवीन पटनायक, संजय कुमार मिश्रा हो जाते हैं। तो चलिए तीसरा का आंसर यहाँ पे राहुल नवीन हो जाते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा, राहुल नवीन हो जाएंगे। यही राहुल नवीन है। अगस्त 2024 में राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय के क्या है? निदेशक नियुक्त किए गए। और इन्होंने जो स्थान लिया वह स्थान संजय कुमार मिश्रा का स्थान हासिल इन्होंने किया। यानी कि ईडी का निदेशक इससे पहले संजय कुमार मिश्रा था। 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं और इससे पहले ये प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक भी थे। अगला प्रश्न देखिए, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। निम्नलिखित में से भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन जो है वो तैयार हुआ है। इम्पोर्टेंट है। भारत ने पहली बार स्वदेशी डेंगू वैक्सीन ईजाद किया है। सवाल पूछता है कि बताइए वो कौन सा पहला भारत का पहला स्वदेशी वैक्सीन हो जाएगा। ऑप्शन में देगा डेंगू 24, डेंगुओल फाइनेंशिया अमृत दवा। यानी कि डेंगू के लिए जो भारत ने स्वदेशी जो वैक्सीन बनाई उसका नाम क्या है? तो चलिए आंसर हम लोग देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी, डेंगुओल नाम हो जाता है। आंसर क्या है? बी हो जाएगा, डेंगुओल। डिस्कशन में आप देख सकते हैं यही वैक्सीन है जिसको भारत ने बनाया है, यही डेंगुओल नाम हो जाएगा जिसका वैक्सीन है। तो वर्ष 2024 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और पैनेसिया बायोटेक ने, पूछ सकता है किसने? तो पैनेसिया बायोटेक और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के चरण 3 नैदानिक परीक्षण का शुभारंभ किया।
है ना। और डेंगुओल जो है भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन हो जाती है। इसे पैनेसिया बायोटेक ने विकसित किया है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है कि विकसित डेंगुओल को किसने किया, तो ये पैनेसिया बायोटेक हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है ये सवाल पूछे आपसे। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो बहुत चर्चा में रहा है, अभी भी चर्चा में है। अभी हाल ही में देखिएगा एक मरीज आपको मिला, भारत में पहली बार एम्स में मरीज एक मिला है। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। इसमें 4 ऑप्शन है, चेचक भी है, स्वाइन फ्लू भी है, बर्ड फ्लू भी है और मंकी पॉक्स है, जिसको एम पॉक्स भी कहा जाता है ना। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 5 का आंसर क्या है, डी हो जाएगा। मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। देखिए आप लक्षण भी यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे हो जाएगा, है ना। अगस्त 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसको, तो मंकी पॉक्स को, है ना, मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। इससे पहले अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था, है ना। तब जाकर के विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने क्या कर दिया, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। कौन सी बीमारी है, तो ये हो जाएगा आपको मंकी पॉक्स, है ना। मध्य और पूर्वी अफ्रीका में मंकी पॉक्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कहाँ पे, मध्य और पूर्वी अफ्रीका में। अभी हाल ही में जो आपको खबर मिला होगा, न्यूज़पेपर में रहा है, इसका एक व्यक्ति शिकार हो गया और इसका इलाज अभी एम्स में हो रहा है। अफ्रीका से बाहर इसका पहला मामला स्वीडन में दर्ज किया गया। अगर ये सवाल पूछे कि अफ्रीका से बाहर इसका पहला मामला कहाँ देखा गया, तो स्वीडन में देखा गया। आप देख सकते हैं ये लक्षण हो जाता है, फफूंदी जैसे बड़े बड़े जो घाव जैसे फील है ना, ये हो जाता है मंकी पॉक्स में। ये बहुत ही खतरनाक रोग है, इसे जान जाने की ज़्यादा चांसेस है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया। किस देश की संवैधानिक अदालत ने कहता है, यानी कि प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया, वो कौन सा देश है। ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वियतनाम, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड हो जाएगा, है ना। तो चलिए आंसर हम लोग बात करते हैं। आंसर इसका हो जाएगा डी, थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने वहाँ के प्रधानमंत्री को पद से ही बर्खास्त कर दिया, थाईलैंड की। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगस्त 2024 की संवैधानिक संस्था ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को ही, जिसका नाम है स्रेथा थाविसिन को पद से बर्खास्त कर दिया और ये वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री बने थे। थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने थे 2023 में। क्यों इनको बर्खास्त किया गया, तो ये देखिए, इन्हें नैतिकता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। आरोप ये लगाया गया था कि अनैतिक काम किए, यानी नैतिकता का जो उल्लंघन किया, इसी का आरोप लगा करके इतने बड़े पद से इनको बर्खास्त कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, 70वें, क्रम याद रहना चाहिए, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, गुलमोहर, आटम, ऊंचाई और ब्रह्मास्त्र। ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, लेकिन हम लोग इसमें आंसर जो है, इसका आंसर बी हो जाएगा, आटम को मिलता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार आटम को प्राप्त होता है। आटम नाम है इसका, है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। आटम वर्ष 2024 को 2022 के लिए
70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें हम लोग देखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन हो जाएगी, तो तमिल फिल्म तिरुचित्रम्बलम के लिए नित्या मेनन को दिया जाता है, और गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारेख को दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म या 70वें राष्ट्रीय फिल्म के लिए अगर पूछे तो ये हो जाएंगे फिल्म कंतारा के लिए कन्नड़ अभिनेता है जिनका नाम है ऋषभ सेठी, जिनका नाम क्या है, ऋषभ सेठी। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म है मलयालम फिल्म आटम, और यही प्रश्न आपसे कह रहा था। अगर पूछिए सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन हो जाएगा तो गुलमोहर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक कौन हो जाएगा तो ब्रह्मास्त्र फिल्म के गानों के लिए संगीतकार प्रीतम को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक को किसको दिया गया तो तमिल फिल्म पोनिनियन सेल्वन पार्ट 1 के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए AR रहमान को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक अरिजीत सिंह को फिल्म ब्रह्मास्त्र में गाए गए उनके गाने केसरिया के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए ऐड किया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है फिल्म ऊंचाई के लिए सूरज बड़जात्या को दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार जो है श्रीपथ को फिल्म मलिकपुरम मलयालम के लिए श्रीपथ को दिया गया है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 8 नंबर। हाल ही में पाएटोंगटार्न चीनावाट है ना, पाएटोंगटार्न चीनावाट कहता है किस देश की प्रधानमंत्री बनी है ना, किस देश की प्रधानमंत्री बनी है। ऑप्शन में हो जाएगा नेपाल, थाईलैंड, तजाकिस्तान और भूटान हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। 8 नंबर का आंसर हो जाएगा थाईलैंड है ना। आंसर क्या हो जाएगा, थाईलैंड आंसर हो जाएगा। और यही थाईलैंड की ये प्रधानमंत्री बनी है। अगस्त 2024 में पाएटोंगटार्न चीनावाट को थाईलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया, और यह थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है। थाईलैंड के इतिहास में सबसे कम उम्र की बनने वाली ये प्राइम मिनिस्टर हैं। ये है पाएटोंगटार्न चीनावाट, थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनने वाली ये दूसरी महिला है। आंटी टिंगलुक जो है थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर देखती है। कहता है हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम किससे संबंधित है। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम किससे संबंधित है। क्या रोड परिवहन से संबंधित है, रेल परिवहन से है, वायु परिवहन से है, समुद्री परिवहन से है, किससे संबंधित हो जाएगा है ना। कौन सा तो ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। ये समुद्री परिवहन से यह प्रोग्राम जो है ये संबंधित होता है। अगस्त 2024 में केंद्रीय पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिए SOP का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया। और देखिए ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम है क्या, तो यह पहला पारंपरिक ईंधन आधारित हार्बर टग से हरित अधिक टिकाऊ विकल्पों की ओर परिवर्तन को बढ़ावा देगी। जैसे होता है कि बहुत सारा पारंपरिक ईंधन है, अब नवीकरणीय ऊर्जा जो बहुत तीव्र गति से जो काम कर रहा है उसके तरफ में क्या करेगा, मूव करेगा। कहता है इसके तहत प्रमुख बंदरगाहों में संचालित पारंपरिक ईंधन आधारित हार्बर टग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और उसे स्वच्छ और अधिक टिकाऊ वैकल्पिक ईंधन से संचालित ग्रीन टग से बदला जाएगा है ना। पारंपरिक जो एनर्जी है उसको धीरे धीरे ख़त्म करने की बात यहाँ पे किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने AI है ना, कौन सा AI आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाल ही में केंद्र सरकार ने AI आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है। कौन सा तो कीट निगरानी प्रणाली का। पूछा जा रहा है किस मंत्रालय की यह पहल है। ऑप्शन में क्या है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो जाएगा है ना। तो चलिए आंसर में इसका क्या हो जाता है, आंसर में B आंसर हो जाएगा, किसान एवं
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाता है। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक डिजिटल पहल है। यह पूछा जा सकता है किस टाइप का, तो यह एक डिजिटल पहल है और यह देश भर के किसानों को समय पर कीट प्रबंधन संबंधी सलाह प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का प्रयोग करती है। उद्देश्य इसका क्या है, तो कीटनाशक खुदरा विक्रेताओं पर किसानों की निर्भरता को कम करना इसका उद्देश्य है और कीट नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य हो जाता है। तो यहाँ हमारा ये सेशन जो है वो समाप्त होता है। करंट अफेयर्स में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का अगर हम लोग सिलेबस देखेंगे तो बाकी सारे सब्जेक्ट से बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम लोग मिलते हैं इसी तरह डेली करंट अफेयर्स में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।